हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में, पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स के रिगार्डिंग। ये इन्वेजन कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मगध जो है वो एक ऐसा एम्पायर इमर्ज हुआ इस तरीके से कि उसकी जो पावर थी वो फॉर्मिडेबल थी, यानी कि इट कैनॉट बी चैलेंज्ड। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। और फिर हुआ क्या, जैसे जैसे वक्त आगे बीता तो छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज थी, जो रिपब्लिक्स थे, वो मगध की पावर को देखते हुए इसी के अंदर मर्ज हो गए। जो सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उस टाइम पर इतनी कंसोलिडेशन हो ही नहीं पा रही थी। क्यों? जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका कुछ ऐसा इलाका है ना कि जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मनहूस रहता है हमेशा से, राइट। सारी इन्वेजन, सारी चीज़ें, किसी भी तरीके की जो मतलब पीसफुल व्यवस्था है वो यहाँ पर हो नहीं पाती है कैसे भी करके, हमेशा, है ना। यहाँ कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा नहीं हो सका, यानी कि जो भी महाजनपद थे, जो कि बाद में जाकर जैसे मगध था, एम्पायर बना, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट पूरे इंडिया में कर पाए, अलग अलग कोनों में, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में नहीं कर पाए। जो महाजनपद थे कंबोज के, मदरा के और गांधार रीजन के, वो आपस में लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो एक जो पावरफुल किंगडम था मगध, इट कुड नॉट इमर्ज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब इस पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी का एडवांटेज लेते हुए बाहर के राजाओं की नज़र पड़ गई इंडिया पे कि यहाँ पर तो जो है सत्ता में तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंसोलिडेट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आपस में पावरफुल किंगडम्स लगातार भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम क्यों ना इनकी इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाएं। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी, जो पर्शियन या जो ईरानियन एम्पायर था 6th सेंचुरी BC के अंदर, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया घुसा। और इधर के एम्पायर का एक नाम था आर्काइमेनिड एम्पायर। अब वहां का इसी आर्काइमेनिड एम्पायर का एक आर्किमेनिड किंग था साइरस 558 to 529 BC। ये ऐसा पहला रूलर बना इतिहास के पन्नों में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, जिसने पहली बार हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करा। तो यहाँ से आपका एक फिल्म्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा पहला रूलर था जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करा। नाम क्या होगा उसका? साइरस। और कौन से एम्पायर से आया था? ईरानियन एम्पायर से, पर्शियन एम्पायर से। पूरा नाम, प्रॉपर नाम इस एम्पायर का आर्किमेनिड एम्पायर। अब इसने शुरू में इतने फोर्सफुल तरीके से मिलिट्री एक्सपेडिशन को लीड करा इंडिया के अंदर कि जो हिंदू कुश माउंटेन की साउथ ईस्ट में जो सिटी थी कपिश, ये बर्बाद हो गई इसके इन्वेजन से। और कंबोज और गंधार में रहने वाले जो लोग थे, इससे साइरस और उसकी आर्मी को मदद भी मिली। ही रिसीव्ड ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपल। बाद में पर्शियन किंग जो था डेरियस, ये 1516 BC में पंजाब के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके अलावा वेस्ट ऑफ इंडस रीजन एंड सिंध रीजन। आपने सुना होगा फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हेरोडोटस को, ग्रीक हिस्टोरियन भी था, है ना। तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग, वो ये मेंशन करता है कि गांधार जो है, दिस एरिया वॉज द 20th एंड द मोस्ट प्रॉस्परस सत्रापी प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर। यानी कि पर्शियन एम्पायर में, ईरानियन एम्पायर में, ये लोग अपने प्रोविंस को क्या बोलते थे?
सत्रपी। और जो इधर का रूलर होगा, जो यहां पर कब्जा करेगा, वो कौन होगा? सत्रप। वही कहता है दिस एरिया वॉज द 20th एंड द मोस्ट प्रॉस्परस सत्रपी प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर एंड पेड अ ट्रिब्यूट ऑफ 360 talents of gold, which was not only more than that from all the 28 other provinces। यानी कि आप 28 प्रोविंसेस को एक साथ जोड़ दो, जितना इन्होंने कब्जा कर रखा था, उतना जहां से 28 प्रोविंसेस से एक साथ गोल्ड की प्राप्ति होती थी। और अगर आप एक जगह पर रख दो सिर्फ गंधार रीजन को, तो 28 प्रोविंसेस के बराबर सिर्फ गंधार रीजन से गोल्ड प्राप्त होता था। रेवेन्यू की बात हो रही है, मतलब बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर। बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईरान एंड ईरान फ्रॉम इट्स एंशिएंट प्रोविंसेस। एशिया के अंदर उन्होंने जितने भी प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा कर रखा था, जहाँ जहाँ पर उनका रूल था, उनकी हुकूमत थी, उनका कब्जा था, पूरे एशियन प्रोविंसेस से जितना भी उनको रेवेन्यू आता था, 1/3 रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड वो आता था गांधार रीजन से। इतना प्रॉस्परस था ये गांधार रीजन। इंडियन और हेरोडोटस इसके अलावा ये भी कहता है इंडियन प्रोविंसेस प्रोवाइडेड मर्सिनरीज फॉर द पर्शियन आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रीक्स इन द 5th century BC। डेरियस का जो सक्सेसर था जेरिस, इसको जेरिस कहते हैं। इट इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम द गांधार, उसकी आर्मी की बात हो रही है। आर्मीज ऑफ जेरिस इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम द गांधार। और जब तक अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट नहीं करा अराउंड 330 BC, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, इट वॉज अंडर पर्शियन रूल। तो इससे पहले आपको पता था क्या कि पर्शियंस का भी कब्जा हो चुका है हमारे देश पे? इससे पहले एक बार के लिए जरा रूलर्स का नाम जान लो, इसमें कोई गलती मत करना इनके ऑर्डर में। पहला कौन? साइरस। लेकिन साइरस इन्वेड तो करता है, बहुत सारे रीजन्स के ऊपर कब्जा तो नहीं कर पाता ना, डिस्ट्रॉय कर पाता ना सिटी को, कपिश की प्रॉपर तरीके से इंडिया में काफी अंदर तक तो नहीं आया ना। साइरस के बाद कौन था ईरानियन एम्पायर से? डेरियस। और डेरियस का सक्सेसर कौन? जेरिस। इसको जर्जेस भी बोलते हैं, जेरिस भी बोलते हैं, आपको जो ठीक लगे आप बोल लो। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ डेरियस। तो यानी कि कितने हो गए आपका? साइरस 1, डेरियस 2 और जर्जेस आपका हो गया नंबर 3। और इसी के साथ साथ पर्शियन रूल इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गया। इससे पहले किसने इन्वेजन करी और कब करी? हड़प्पा के टाइम पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इन्वेजन हुई थी आर्यंस की। वो भी ऐसे ही माना जाता है सेंट्रल एशिया से आए थे। अब उसी के आसपास का इलाका है ईरान, पर्शिया। ये हमारे देश में कौन सी इन्वेजन है जब से हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं? दूसरी। आगे बात करते हैं पर्शियन इंपैक्ट ऑन इंडिया। पर्शियंस ने भारत के अंदर खरोष्ठी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा। अब इसमें कनेक्ट हो रही है कहानी कि क्यों अशोकन पिलर में हमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट कभी कभार देखने को मिलती है। बिकॉज श्रेया ठाकुराइन, इट गॉट अमेलगमेटेड इन द इंडियन कल्चर, लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर। भारत के अंदर ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट प्रचलित हो गई थी। अभी स्क्रिप्ट कैसे बनती है? विच वॉज डिराइव फ्रॉम अरेमिक, द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर, रिटन राइट टू लेफ्ट लाइक अरेबिक। आप हिंदी या इंग्लिश कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट ना। श्रेया कोई भी एक लाइन बताना मुझे जरा, कोई भी जो आपको ठीक लगे, कुछ भी, किसी भी चीज की, जनरल चीज। तो आप इसको ऐसे लिखोगे,
पर्शियन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, है ना, और ये क्या है राइट टू लेफ्ट। ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे। समझ गए कैसे लिखी जाती थी ये अरेमिक? ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट विच वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अरेमिक इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल हाईलाइटिंग द पर्शियन इम्पैक्ट। और कुछ कुछ जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, दे वर रिटन इन दिस स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। लाइक उसका किसी एक इंस्क्रिप्शन का नाम दो। कांधार इंस्क्रिप्शन। कहाँ पर है कांधार? अफगानिस्तान। उसके बाद हाँ, खरोष्टी और प्राकृत, पालिया प्राकृत। उसके बाद पर्शियन सिग्लोई टाइप कॉइन्स पर कॉपीड इन इंडिया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आके मिनट कॉइन भी कहते हैं। ये होता था कॉइन के। इसमें खास बात क्या होती थी, जैसे अगर आप ये देखो, एक ही गोल्ड कॉइन है, हाँ, कॉइन की एक हिस्से पे तो कोई एक नकाशी बनाई जा रही है, वो ठीक है। दूसरे साइड पर, एक साइड पर नकाशी ऊपर की तरफ निकली हुई है, दूसरे साइड में कॉइन के अंदर एक गड्ढा है। समझ गए कि ये किसको बोला जाता है? ये सिग्लोई टाइप कॉइन। एक चीज क्या है श्रेया, उठी हुई है, दूसरी चीज दबी हुई है, दूसरा हिस्सा। सारे कॉइन आप इसके देख लो, है बिल्कुल ऐसा जैसे मैं बता रहा हूं। एक साइड बाहर की तरफ नकाशी निकली हुई है, दूसरी तरफ एक उसको पंच करा गया, राइट, अंदर की तरफ। समझ गए इसका मतलब क्या है सिग्लोई टाइप कॉइन का? तो इट इज पॉसिबल दैट रॉक इंस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय अशोका इन द 3rd century BC वर इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन किंग डेरियस। क्यों? क्योंकि कांधार पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? अशोका का। और वो वहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है? खरोष्टी स्क्रिप्ट। और खरोष्टी हमारी कोई इस देश की प्रचलित कोई ऐसी स्क्रिप्ट तो थी नहीं, पर्शियंस आए तभी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा इसको, राइट। जो मॉन्यूमेंट्स थे अशोका के टाइम के, स्पेशली बेल शेप्ड कैपिटल्स और प्रियम्बल जो अशोका के एडिट का था, उनके अंदर भी हमें ईरानी इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिलता है। अब ये बेल शेप्ड कैपिटल किसको कहते हैं? ये जो होता है ना, इसको कहते हैं एबेकस एंड बेल। और इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड लोटस। ये लोटस है लेकिन उल्टा है, ठीक है। और दूसरा अशोकन प्रियम्बल, लाइक दिस। एक तो ये आपका चक्र, ये एम्बलम है वैसे तो, और ये जो चीज़ें लिखी जाती थी जैसे पिलर्स पर। और मैं आपको ये भी दिखाऊं,
ये कांधार पिलर इंस्क्रिप्शन, अफगानिस्तान के अंदर। तो 200 years of Indo-Persian contact resulted in not only political influence but also socio-economic acculturation. Acculturation का मतलब क्या होता है? ये एक सोशियोलॉजी की टर्म होती है जहां पर फॉरेन कल्चर जो है वो एक्सेप्ट करा जाता है नेटिव लोगों के द्वारा, और फिर वो नेटिव या लोकल कल्चर में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग इम्पेटस टू इंडो पर्शियन ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ये इंडो पर्शियन कॉन्टेक्ट था, इट ऑल्सो रिजल्टेड इन फॉर्मिंग या फॉर्जिंग कल्चरल टाइज। इस ईरानियन इन्वेजन की वजह से मतलब क्या हुआ, हमारे ईरान के साथ रिश्ते आगे चलकर क्या हुए, अच्छे हुए, और इंडियंस और ईरानियंस के बीच में क्या बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, राइट। उसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, 327 टू 326 BC। तो अलेक्जेंडर जो था, ही वॉज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, ग्रीस। यानी कि कहाँ से था, कौन से देश से था, ईरान से कि ग्रीस से? ये ग्रीस से था। इसकी कहानी दूसरी कहानी है। और ग्रीस में कहाँ से आया था, मैसेडोनिया से। और मैसेडोनिया का राजा कौन था उस टाइम पर, फिलिप, जिसने इंडिया को इन्वेड करा 326 BC में। तो ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी में जो ग्रीक्स और जो पर्शियंस थे, ये आपस में लड़ रहे थे कि दुनिया में इन दोनों में से सुप्रीम पावर कौन बनेगा, सुप्रीम पावरफुल फोर्स या कंट्री कौन बनेगा, किसकी फोर्सेस बनेगी। तो जो ग्रीक्स थे उनका वैसे तो पर्शियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा युद्ध चलता रहता था, लेकिन जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये टर्म देखने को मिले ना कि डिसाइसिवली, डिसाइसिवली का मतलब होता है फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल युद्ध। जो पर्शियन आर्मी जो कि डेरियस लीड कर रहा था, याद है हमने डेरियस के बारे में पढ़ा था अभी यहाँ पर, ये रहा डेरियस, जिसने पंजाब को एनेक्स करा था, सिंध को और इंडस को। ठीक है, तो ग्रीक फोर्सेस ने पर्शियन फोर्सेस को हराया, जिसको लीड कर रहा था डेरियस। उसके बाद मैसेडोनियन कॉन्करर मार्चिंग अक्रॉस द पर्शियन एम्पायर, ईरान को हराते हुए वो इंडियन प्रोविंसेस में एंटर करता है। और कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अलेक्जेंडर। यानी कि डेरियस को किसने हराया, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर जो था वो भारत से आकर्षित था सिर्फ उसकी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की वजह से नहीं, बट ही वॉज ऑल्सो अ पैशनेट स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री। हाँ बताओ, कहाँ पर? अच्छा उधर कह रहे हो, यहाँ पर? अच्छा ये कह रहे हो पर्शियन किंग डेरियस इन 516 BC एनेक्स पंजाब। अच्छा हाँ, ये डेट, इसका डेट का मसला है यहाँ पर, ईयर का। अच्छा वो डेरियस 3 था जो अलेक्जेंडर से लड़ा। हाँ वो डेरियस 3 था, ठीक है।
ये जो अलेक्जेंडर से लड़ रहा है वो डेरियस 3 है और वो डेरियस 1 था, इन्हीं के खानदान का था। गुड कैच, वेरी गुड, मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं करा मैंने। अच्छा, तो ये एक पैशनेट स्टूडेंट भी था ऑफ जोग्राफिकल इंक्वायरी नेचुरल हिस्ट्री, और ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ओशन ऑल्सो, कि ओशन की लिमिट्स क्या हैं। जैसे कई लोग ये मानते थे कि अर्थ ना इस टाइम पर एक ऐसा है, रेक्टेंगुलर है ना, और इसके हम एंड पे अगर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो समुद्रों में बहुत दूर दराज ट्रैवल करने से लोग डरते थे। ये इस पजल को जो है ग्रीक जोग्राफर्स के लिए सॉल्व करना चाहता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था जोग्राफी एज अ सब्जेक्ट को लेकर, है ना। जो उस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, ये बिल्कुल इसके प्लान से सूट कर रही थी। और हाँ, जैसा कि आपने बताया श्रेया, थैंक यू, ये डेरियस 3 था दोस्तों, जिसको अलेक्जेंडर ने हराया, पर्शियन आर्मी जो लीड कर रहा था। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे डेरियस की, जो साइरस के बाद आया पर्शिया में, वो डेरियस 1 था। जैसे फ्रांस में चलता था ना, लुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, लुई 15, 16 ऐसे करके, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, वो उसके प्लान से बिल्कुल सूट करी। एज दैट टाइम द रीजन वॉज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और सारे आपस में भिड़ रहे थे ना, हमने इंट्रोडक्शन में देखा, लाइक तक्षशिला, पंजाब जो कि किंगडम था पोरस का, एंड गांधार। और यहाँ पर कोई भी मेजर यूनाइटेड या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आवाज़ उठाने के लिए कि अलेक्जेंडर अगर आएगा तो सारे मिलकर अगर उससे लड़ें कि हिंदुस्तान की भूमि से भगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग अपने अपना फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे। इसी फायदे को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एंटर करी थी ना इंडिया के अंदर, कि यूनिटी नहीं है इंडियंस में और आपस में वो लड़ते रहते हैं। तो अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर करता है थ्रू खैबर पास इन 326 BC, एक्सेप्ट पोरस हु फॉट द फेमस बैटल ऑफ हाइडस पास ऑन झेलम। बाकी सारे जो राजा थे वो बस अलेक्जेंडर की एक धमकी पर ही शांत बैठ गए। और पोरस जो कि जिसने इंडिया में अपनी हुकूमत जो जमाई हुई थी, वो उसने अपना अड्डा किसको बना रखा था यहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर पंजाब को। तो पोरस लड़ा क्या, पोरस की फोर्सेस लड़ी क्या अलेक्जेंडर से, बिल्कुल। इसके ऊपर सीरियल्स भी बन चुके हैं, सोनी के ऊपर आता था सीरियल, अब मुझे नहीं पता अभी तक कंटिन्यू होता कि नहीं होता। सबसे पहला राजा जिसने सरेंडर करा वो था किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला, ही वॉज द फर्स्ट टू सरेंडर। जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी के आसपास पहुंचा, उसके जो सोल्जर्स थे उनको बीमारियां लग गई थी काफ़ी सारी। अलेक्जेंडर को कि बेरहम था, रास्ते में रेस्ट वगैरह नहीं देता था ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट करा फिर चलवा दिया सोल्जर्स को। और वो होमसिक फील कर रहे थे, घर की याद भी आ रही थी उनके सैनिकों को, और युद्ध लड़ लड़ के अलग अलग रास्ते में इसको हरा हरा के थक चुके थे। और उन्होंने अलेक्जेंडर से मना कर दिया कि आपको जाना आप चले जाओ, हम तो नहीं जा रहे। तो उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन अलेक्जेंडर की एक बात थी कि जहां से भी वो गुजरता था, जिस भी इलाके से, दुनिया के जिस भी कोने से, आपको पता ना, अभी हमने पढ़ा कि ग्रीस में मैसेडोनियंस के अंदर एक भूख थी, और ये पर्शियन आर्मी के अंदर भी एक भूख थी कि दुनिया के ये शहनशाह बनना चाहते थे, है ना, कि दुनिया में डंका किसका बचेगा। जहां जहां से जिस इलाके को, जिस इलाके के राजा को हराता हुआ चलता था, अलेक्जेंडर की एक आदत थी कि वहां पर अपनी कुछ ना कुछ निशानी छोड़कर जाता था। इसने इसी के चलते 12 बड़े बड़े स्टोन ऑल्टर खड़े करवाए, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी करवाई ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ बियास। ये भारत में रहता 19 महीनों तक, और जब ये वापस गया, ही हैड मिलिट्री एनकाउंटर्स विद गणसंग सच एस डेट ऑफ मालवास मलोई। ये बेबीलोन में मर जाता है 323 BC में। अभी इंडिया में अपने कॉन्क्वेस्ट को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तो कर नहीं सका, क्यों, अकेले तो लड़ नहीं सकता था, और फोर्सेस ने क्या कर दिया था, मना।
तो जिन लोगों को छोड़कर गया था, जो हल्की फुल्की टेरिटरीज इसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो कॉन्कर कर ली थी, और क्या इसने पोरस को हराया था? बिल्कुल हराया था। उसकी टेरिटरीज के ऊपर जब क्या कह रहे हो ठकुराइन? हाँ, तो ये जब ये पोरस की टेरिटरी को और बाकी सारे राजाओं ने, जैसे तक्षशिला का राजा अंबीजो था वो हार गया, ये ना वापस चला गया, इसकी फोर्सें वापस चली गई, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के चला गया था कि ये जीती हुई जो हिंदुस्तान की जो ये धरती है, इसको हमने जिन जिन इलाकों के ऊपर कब्जा करा है, इसको तुम कॉन्कर करके रखो। कल को अगर दोबारा इन्वेजन करनी पड़ती तो हमारे लिए आसान होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्कर्ड स्टेट्स वर रिस्टोर्ड टू देयर रूलर्स हु सबमिटेड टू हिज अथॉरिटी, जो कि वापस पहले बार रूल करते थे। जब उन्होंने देखा एलेक्जेंडर नहीं रहा, फोर्सेज लौट गई, तो ये क्या ही बचा लेंगे इसको, और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो हिज टेरिटोरियल पोजीशंस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईच वाज प्लेस्ड इनटू ग्रीक गवर्नर। और याद है इसका एम्बेसडर क्या नाम होता था इसका, एलेक्जेंडर के एम्बेसडर का? क्या नाम था? सेल्यूलस निकेटर का नाम सुना है? किससे मुलाकात होती है उसकी, कहां पर आता है वो, कौन से एम्पायर में? कौटिल्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब मिलता है और काफी टाइम पर रुकता भी यहाँ पर। इसका भी वर्क ऐसा था, याद है? इसने एक बुक लिखी थी जो कि बिल्कुल सिमिलर है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र। इसकी बुक का नाम क्या था? जब यहाँ पर जो ट्रैवलर्स आते थे इधर से ग्रीस से, किसने लिखी थी? इंडिका, मेगास्थनीज ने, है ना? तो उसका इम्पैक्ट था, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिंक था कि बाहर की एक जो फॉरेन पॉलिसी है, और इंडिया जो एक वर्ल्ड को फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पर देना चाहता था इन टर्म्स ऑफ भारत। मतलब चाणक्य का कभी कोई मकसद ये तो नहीं था, लेकिन वो आगे चलकर अशोका के लिए तो काफ़ी ज़्यादा काम आता ना, एक लेगेसी उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाने में। अशोका भी तो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चला ना जो चाणक्य उसके दादाजी को सिखा कर गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? ये बुक इंडिका, मेगास्थनीज, सेल्यूलस निकेटर, एलेक्जेंडर का इन्वेजन, ये सब हमें क्या बता रहा है कि बाहर के लोगों का इंडिया के कल्चर में आदान प्रदान होने लगा है, जिसकी वजह से एक एक्सेप्टेंस और एक टॉलरेंस हमारी उनके लिए बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं था तो एक बार बताओ, चलो हरप्पन्स तो मतलब इतना नहीं बचा पाए अपने आप को, लेकिन जो पूरी लेगेसी जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो तो आर्यंस की ही हो रही है ना। और जितने भी लोकल लोगों से लड़ रहे हैं, कौन है ये? हड़प्पा के बाद के कौन से लोग हैं? ये आर्यंस ही हैं। उसके बाद इस चीज़ को जानने की कोशिश मत करना, ये उबड़ खाबड़ काफ़ी ज़्यादा वो है। बस आप इतना याद रखो कि इसकी जो इन्वेजन है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर थी। ये इंडिया आपका इफेक्ट क्या हुआ एलेक्जेंडर के इन्वेजन का? एलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था, इट वॉज द फर्स्ट ओकेजन जब एंशिएंट यूरोप जो है इट केम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एंशिएंट इंडिया। क्यों? यहाँ पे यूरोप का जिक्र कैसे हो रहा है? एलेक्जेंडर कहाँ से है? ग्रीस से। और इसके अलावा और कौन इन्वेट कर चुके थे इंडिया को इससे पहले? कौन सी स्क्रिप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करी यहाँ पर? खरोष्टी। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट आउटकम्स। तो इफेक्ट जानते हैं एलेक्जेंडर के इन्वेजन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम इसके इन्वेजन का ये था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। जैसे जब पर्शियंस ने इन्वेट करा था तो यही इसका आउटकम था ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियंस एंड पर्शियंस, अलग अलग फील्ड में। एलेक्जेंडर खुद तो एक क्यूरियस था ही, ये अपने साथ कुछ हिस्टोरियंस भी रखता था
दे हैव लेफ्ट वैल्यूएबल जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल और क्रोनोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें एक नई इनसाइट देखने को मिली। बाहर के लोग जब कुछ लिख कर जाते हैं तो आपको पता है ना, वो ज़्यादा डिटेल में उन चीज़ों को लिखते हैं। ठकुराइन जैसे ट्रैवलर वाले चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि जिसको इंडियंस जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने डेली लाइफ में। अब एलेक्जेंडर के जो कैंपेन थे, जो इसके साथ जो हिस्टोरियंस थे, वो क्लियरली उसकी डेट जो है वो मेंशन करते थे। अब इसकी वजह से हमें होता क्या है, अगर हमें इंडियन हिस्ट्री को समझना है 326 बीसी के आसपास, अगर हम वहाँ पर डेट भटक भी जाएं, भूल भी जाएं, तो ये जो इसके बुक है, इसकी जो अकाउंट है, वहाँ पर अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें कि जब इसने एनेक्सेशन करना शुरू करी, इन्वेजन करना शुरू करी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते, तो हमें एक चेन ऑफ इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने का मौका मिलता है। तो जो इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है विच इज प्रोवाइडेड इन दीज ट्रेवलॉग्स, दे हेल्प अस नो एंड अंडरस्टैंड डाइवर्स एंशिएंट सोसाइटल प्रैक्टिसेस सच एज ऑटोनॉमस सिटीज लाइक गणसंघ, सती सिस्टम, लड़कियों को बेचना बाजारों में बाय पुअर पेरेंट्स, फाइन ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ऑर्डर्ड 2 लाख ऑक्सन टू बी सेंट टू मैसेडोनिया। किससे बोलकर गया होगा? जिन जिन एरियाज में इसने कब्जा कर लिया था, तो कुछ ग्रीक लोगों को छोड़कर गया था ना, जैसा कि हमने देखा यहां पर ग्रीक गवर्नर्स के अंदर थी हर एक टेरिटरीज की। अब ये जो लिखा हुआ ना 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी, तो आप ऐसा मान लो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उससे थोड़ा सा आगे का इलाका और उससे थोड़ा सा आगे का इलाका। उसके बाद और क्या इफेक्ट था अलेक्जेंडर के इन्वेजन का? तो वन ऑफ द अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स कैंपिंग वाज दैट ही एक्सपोज्ड इंडिया टू यूरोप। अलग अलग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करके और 4 रास्ते बनाकर, 3 लैंड की मदद से एंड 1 बाय सी। अभी रास्ते बनाकर यानी कि ये कोई खुदाई कर सड़क बनवा कर नहीं गया था, ये जहां जहां से घुसा इसकी फोड़ दे, जहां जहां से घुसी, तो हमें पता लग गया अच्छा इन रास्तों के थ्रू यूरोप पहुंचा जा सकता है इंडिया से, राइट। एलेक्जेंडर ने समुद्र के रस्ते से अपने एक एडमिरल को भेजा नियरचस वाया सी रूट टू ईरान। अब वो ईरान से कैसे होकर आ रहा है? क्योंकि मैसेडोनियन आर्मी ने, ग्रीस की मैसेडोनियन आर्मी ने किसको हरा दिया था? पर्शियन आर्मी को हरा दिया था, डेरियस 3 की आर्मी को, राइट। तो अब ईरान कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो ग्रीक मर्चेंट्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनके अच्छे खासे ट्रेड लिंक्स, ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश हुए आपस में इंडिया और ग्रीक्स के। एक और सिग्निफिकेंट कल्चरल डेवलपमेंट जो थी, इट वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स एट गांधार। और आपको पता है ना, आगे चलकर ये चीज़ कंटिन्यू भी रहेगी। फिर यहाँ पर गांधार आर्ट ऑफ बुद्धिज्म भी हमें देखने को मिलती है, एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने इसमें। और बाद में फिर आगे चल के जो डेवलप होता है वो होता है मथुरा, राइट। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या था अलेक्जेंडर के इन्वेजन का? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जब हुकूमत हिंदुस्तान की उसके हाथों में आती है, अब काइंड ऑफ पावरफुल महाजनपद से होते हुए एक एम्पायर तो उसने बना ही लिया था, बड़े सारे महाजनपद इसने अपने अंदर मर्ज कर लिए थे, है ना, मौर्यन एम्पायर ने। अब उनको ये समझ में आ गया था कि नॉर्दर्न इंडिया को, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को हमें यूनिफाई करके रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपको पता है इसमें कि अशोका वैसे तो मेजर तौर से पाटलिपुत्र में बैठता था, लेकिन उसने एक उज्जैन में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तक्षशिला में भी कैपिटल बनवा रखी थी इन्वेजन को चेक करने के लिए, क्योंकि वो जानता था मेरा चक्रवर्ती बनने का सपना सिर्फ एक ही जगह से अधूरा रह सकता है, वो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की इन्वेजन, है ना। As the destruction of the small states and principalities of the northwest by Alexander,
इसकी वजह से मौर्यन एम्पायर जो था, इट नॉट ओनली एडेड द मौर्यन एम्पायर्स ईजी एक्सपेंशन, बट इसकी वजह से मौर्य जो है वो मोटिवेट भी हुए कि उनको ये लगा कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो है वो काफ़ी उधर इलाका जो है वो उथल पुथल वाला इलाका है, और यहाँ पर हमें एक जिम्मेदारी से इन्वेजन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। तो ये शुरुआत तो वैसे अशोका के दादाजी ने कर दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ऑब्वियसली बात है गाइड करने वाला कौन पर्सन था? चाणक्य। लेकिन अशोका ने इसको बखूबी तौर से निभाया, जहां पर उसने कैपिटल भी बनवाई यहाँ पर। तभी तो वो अपना रिमार्क छोड़ता है कहां तक? अफगानिस्तान तक। समझ में आए? बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।